गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एडसॉर्प्शन यानी सरफेस केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में बच्चों हमने कल एडसॉर्प्शन उसकी डेफिनेशन और एडसॉर्प्शन क्यों होता है वो उसके रीजंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। हम लोग आज वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। आज है सरफेस केमिस्ट्री में अपना लेक्चर नंबर 2। रिवीजन के साथ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक था कल एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन उसका मैंने कल डिटेल में आपको डेफिनेशन सिखाया था। आज मैं आपको एग्जाम्पल के साथ फिर से सिखा रही हूं कि अगर मेरे पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में मेरे पास लिक्विड है, तो समझो कि बल्क के अंदर जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल को उसके सराउंडिंग्स वाले जितने भी अदर मॉलिक्यूल है उसे अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड होता है। बच्चों ये इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है जो कि उसको हर एक डायरेक्शन से फील होता है। उसकी वजह से ये बीच वाला जो मॉलिक्यूल है या ऐसे बहुत सारे जो भी बल्क के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनको बैलेंस्ड फोर्स लगता है। उसकी वजह से उसके ऊपर कोई रेसिड्यूअल फोर्स या रिजल्टेंट फैक्टर नहीं लगते हैं, तो वो उसके अंदर कोई टेंशन नहीं होता है। बट जो सरफेस पे है तो जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं वो मॉलिक्यूल को आजू बाजू वाले मॉलिक्यूल से और नीचे की तरफ अट्रैक्शन फोर्स मिलता है, यानी ऊपर की तरफ इनको कोई नहीं खींचता है, तो उनके ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई होता है वो नीचे की तरफ होता है। सो बच्चों इसीलिए ये इम्बैलेंस फोर्सेस इसके ऊपर लगते हैं। कैसे फोर्सेस इसके ऊपर लगते हैं? इम्बैलेंस फोर्सेस। और इम्बैलेंस फोर्सेस की वजह से इधर कुछ भी रखोगे तो सीधा अंदर की तरफ खींचा चला आएगा। यानी कोई भी किसी का भी सरफेस होता है, वो सरफेस के ऊपर वाले मॉलिक्यूल को टेंशन फील होता है, उसे हम वैसे भी बोलते हैं सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस पे कोई भी चीज आप अप्लाई करोगे तो वो अट्रैक्ट होके अंदर की तरफ चली आती है। वैसे ही स्टूडेंट कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, समझो येलो कलर का सॉल्यूशन है, समझ रहे हो? येलो कलर का सॉल्यूशन है। उस येलो कलर के सॉल्यूशन में मैंने एक चारकोल का पीस रख दिया है। चारकोल मैंने येलो कलर के सॉल्यूशन में रख दिया है, तो उस चारकोल पे ये येलो कलर के पार्टिकल उसकी सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। ये सारे येलो पार्टिकल्स इसकी सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होके इधर येलो पार्टिकल सारे बैठ जाते हैं। तो सारे येलो पार्टिकल इधर आ जाते हैं और सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। तो वो जो चारकोल की सरफेस के ऊपर वो कलर होता है, वो चारकोल की अंदर वाले बल्क में नहीं जाता है, सिर्फ ऊपर से एब्जॉर्ब होता है। तो इसे हमें बोलना है एडसॉर्प्शन। लेक्चर नंबर 1 में मैंने इसका पूरा डेफिनेशन भी लिखा था। आज मैं थोड़ा रिवीजन आपका ले रही हूं ताकि हम आगे बढ़ पाए। अब इसमें जो नए नए टर्म्स है वो मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं।
कि ये नए टर्म्स में जो चारकोल है उसे क्या बोलते हैं, तो एड्सोबेंट। चारकोल को क्या बोलना है, एड्सोबेंट। और उसके ऊपर जो येलो कलर है, येलो कलर पार्टिकल, इसको आपको बोलना है एड्सोर्बेट। तो ये दो नए टर्म आज आपको सीखने हैं बच्चों। कौन से नए टर्म, एक है एड्सोबेंट और दूसरा है एड्सोबैट। एक है एड्सोबेंट और दूसरा है एड्सोबैट। अब इस दोनों का मतलब समझाती हूं मैं। तो जो चारकोल है जिसके ऊपर जो सब्सटेंस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होता है इसे एड्सोबेंट बोलते हैं। और जिस चीज का एड्सॉर्प्शन होता है, जैसे येलो कलर का सॉल्यूशन है, तो येलो कलर के पार्टिकल ये चारकोल की सरफेस पे एब्जॉर्ब हुए, तो वो येलो कलर के पार्टिकल को हमें बोलना है एड्सोबेट। समझ रहे हो? तो बच्चों एड्सोबेट का डेफिनेशन और एड्सोबेंट का डेफिनेशन दोनों का ही हम लिख लेते हैं कि व्हाट इज एड्सोबेट और व्हाट इज एड्सोबेंट। तो द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस, आप भी लिख देना नोटबुक में मेरे साथ साथ, द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और substance which concentrate or accumulate, concentrate और accumulate at the surface is termed as adsobate. Adsobate. Now what is adsobate? तो उसका डेफिनेशन याद रखो कि द मटीरियल on the surface, the material on the surface on which the adsorption take place is called adsorbent। यानी बच्चों आज की हमारी शुरुआत है एड्सॉर्प्शन से। एड्सॉर्प्शन होने का रीजन, किसी के बीच जो सरफेस होती है वो सरफेस मॉलिक्यूल को एक सरफेस टेंशन होता है। ड्यू टू दैट सरफेस टेंशन सरफेस पे ऊपर रखा गया कोई भी मॉलिक्यूल या स्पीसीज वो नीचे की तरफ उसको अट्रैक्शन फील होता है और वो सरफेस के अंदर, सरफेस के ऊपर, सरफेस के अंदर अट्रैक्ट होके सरफेस के ऊपर जमा हो जाते हैं। वो वाली फिनोमिना को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। अब एड्सॉर्प्शन में एक वो होता है जिसकी सरफेस पे कुछ एब्जॉर्ब होता है और एक वो होता है जो एब्जॉर्ब हुआ है। यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास येलो कलर का सॉल्यूशन है, तो इसमें येलो कलर के पार्टिकल जो कि ये चारकोल की सरफेस पे अट्रैक्ट होके बैठ गए हैं उसे हम बोलते हैं एड्सोबैट।
अब इसका डेफिनेशन आप लर्न कर लो कि द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस which concentrate or accumulate at the surface is called adsorbent. And what is adsorbent? तो adsorbent is nothing but charcoal. तो चारकोल यानी adsorbent. तो आप हमेशा इसमें कंफ्यूज ही होते रहोगे, भूल जाओगे बैट किसको बोलते थे, बैंट किसको बोलते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो उस साइकोलॉजी से आपको ऊपर आना है, तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे याद रखती हूँ चारकोल बैंट, चारकोल बैंट यानी बेंट चारकोल। मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी तो मेरे मुंह से निकलता है बेंट चारकोल। तो बेंट चारकोल की वजह से आपको याद हो जाएगा। अगर आपको स्पंज पानी में डाल दिया है तो जो स्पंज है वो बेंट और जो पानी है वो बैट। तो पानी बैटिंग करेगा और वो बेंट होगा अपना स्पंज। तो आपको ये दो वर्ड सीखने हैं अभी। चलो आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से दूसरा एक वर्ड है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, वो है एब्सॉर्प्शन। अब बच्चों ये एब्सॉर्प्शन में डिफरेंस कितना है? तो इथे डी है, इथे बी है, डी और बी चेंज हो गए। तो एब्सॉर्प्शन यानी गुलाब जामुन। क्या? गुलाब जामुन। अब क्यों मैंने ऐसा बोला? तो गुलाब जामुन को आप कट करोगे तो वो चाशनी जो होता है वो गुलाब जामुन के कोर एरिया तक, लास्ट पूरा जामुन चाशनी से सैचुरेट होता है, पूरा जामुन, इसीलिए वो होता है एब्सॉर्प्शन। ठीक है, और सिर्फ सरफेस के ऊपर होगा तो वो होगा एडसॉर्प्शन। आधा, अधूरा तो वो एडसॉर्प्शन, पूरा तो वो एब्सॉर्प्शन। अब मुझे एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन का जो डिफरेंस है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, आराम से सीखते हैं। आपको मन में हो रहा होगा थोड़ा फास्ट करवाओ, लेकिन नहीं, मेरी आदत ही है, मैं स्लोली ही जाऊंगी। चलो हमारे पास एक बाउल है। क्या है? बाउल। बाउल के अंदर आपको लेना है पानी। अब पानी के अंदर आप येलो कलर डालोगे तो वो येलो कलर की शुगर है या आपके पास येलो कलर की साकर है, कुछ भी है, तो येलो शुगर को आप पानी में डाल दो तो शुगर पानी में डिजोल्व हो जाएगी। शुगर पानी में डिजोल्व हो जाएगी। यानी होगा क्या कि जो पूरा एरिया है, मतलब पूरे बल्क में फैल गया, येलो कलर पूरे बल्क में फैला हुआ है। तो जब वो पूरे बल्क में फैलता है तो ये येलो कलर जो पानी में डिजोल्व हो गया, जो पूरे एरिया में फैल गया, उसे आप बोलोगे एब्सॉर्प्शन। क्या बोलोगे? एब्सॉर्प्शन। अब बच्चों इसमें डाल दो चारकोल। अब जो येलो कलर के पार्टिकल सारे चारकोल पे आ गए और चारकोल का ऊपरी सरफेस पे बैठ गए, इसे आपको बोलना है एडसॉर्प्शन। तो एब्सॉर्प्शन यानी पानी में येलो कलर डालो, पूरे पानी में फैल गया तो वो एब्सॉर्प्शन, और येलो कलर चारकोल की सरफेस के ऊपर आके ऊपर बैठ गया, वो एडसॉर्प्शन। समझ रहे हो? सो इन एडसॉर्प्शन द सब्सटेंस इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस। फिर से इन एडसॉर्प्शन ध्यान में रखो कि द सब्सटेंस is concentrated only at the surface and does not penetrate
and does not penetrate through the surface to the bulk of adsorbent. ठीक है. But what is adsorption? तो while in absorption the substance is uniformly, समझना, uniformly distributed throughout the bulk of the solid. Uniformly distributed throughout the bulk of the solid. तो throughout the bulk of the solid. और सॉलिड या तो लिक्विड, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी समझो, सॉलिड और लिक्विड. मैंने एग्जाम्पल ही आपको वो दिया है कि वो लिक्विड में स्प्रेड हुआ है तो वो पूरे बल्क में फैल जाए. जैसे गुलाब जामुन सॉलिड है तो चाशनी जो पूरे गुलाब जामुन के बल्क में फैल गई तो वो हो गया एब्सॉर्प्शन. लेकिन खमन के ऊपर आप वघार डालोगे तो वो वघार सिर्फ ऊपर ऊपर रहेगा, तड़का सिर्फ ऊपर रहेगा, खमन के अंदर नहीं होगा, तो वो एड्सॉर्प्शन. तो बच्चों ये दो वर्ड सीखने थे आपको. तो आज मैंने आपको कौन से वर्ड सिखाए? एड्सोर्बेंट यानी जिसपे एड्सॉर्प्शन होता है. फिर मैंने सिखाया एड्सोबैट यानी जिसका एड्सॉर्प्शन होता है. फिर मैंने सिखाया एड्सॉर्प्शन यानी सिर्फ ऊपर ऊपर होता है. फिर मैंने सिखाया एब्सॉर्प्शन यानी अंदर तक जाता है. अब मुझे सिखाना है डिसॉर्प्शन. क्या? डिसॉर्प्शन यानी बच्चों समझो कि आपने गुलाब जामुन लिया, चाशनी में अभी डाला, तो जो इनिशियल स्टेज होगा, इनिशियल स्टेज कि अभी डाला है, तो इनिशियली वो चाशनी सिर्फ गुलाब जामुन की ऊपरी सतह पे होगी, ऊपर 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 एब्जॉर्ब होगी. यानी शुरू में क्या हो गया? एड्सॉर्प्शन. फिर धीरे 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 वो अंदर तक गया. फिर क्या हुआ? एब्सॉर्प्शन. और दोनों मिल के जो बना वो गुलाब जामुन में हुआ सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन के बाद हुआ एब्सॉर्प्शन. और कुल मिला के उस फिनोमिना को मुझे बोलना है सॉर्प्शन. ठीक है, सॉर्प्शन. अब बच्चों बाय चांस आप कपड़ा लेके ऐसे हाथ में घूम रहे थे, नीचे पानी से भरा हुआ सरफेस था और आपके हाथ से आपका शर्ट या कपड़ा गिर गया पानी में, तो होगा क्या कि वो कपड़ा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा. यानी कपड़े पानी का उस क्लोथ में सॉर्प्शन हो चुका है. अब वो कपड़ा भीग गया तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? तो उसे एक तार पे डाल दोगे, है ना, सुखाने के लिए. तब होगा क्या? तो जो भीगा हुआ कपड़ा था, कपड़े के फाइबर में जो पानी एब्जॉर्ब हो चुका था, वो एब्जॉर्ब हुआ जो पानी है वो वापिस से कपड़े के फाइबर से निकल जाएगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. यानी किसी वजह से कपड़े के अंदर गया हुआ पानी वापिस बाहर आ गया, यानी कपड़े सूख गए. इसे आप बोलोगे डिसॉर्प्शन. तो डिसॉर्प्शन क्या होगा बच्चों? तो डिसॉर्प्शन
मीन्स डिसॉर्प्शन मीन्स कि द प्रोसेस ऑफ removing the process of removing an adsorbed the process of removing an absorbed substance from a surface on which it is absorbed, on which it is adsorbed. समझ गए? तो व्हाट इज डिसॉर्प्शन? तो डिसॉर्प्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडसॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट इज एब्सॉर्ब, यानी जो भी सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हुआ था किसी भी सब्सटेंस का यानी एड्सोबेट का, वो एड्सोबेट किसी वजह से अंदर से वापिस बाहर निकल आए। एड्सॉर्ब हुआ है जो एड्सोबेट वो फिर से बाहर निकल जाए। गुलाब जामुन को पकड़ के ऐसे निचोड़ दो तो सारी चाशनी नीचे आ जाए। आपने प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से चाशनी बाहर आ गई, तो डिसॉर्प्शन हुआ कि नहीं? कपड़ों को तार पे सुखाया तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो वेपराइज हो गया पानी, तो डिसॉर्प्शन हो चुका। यानी टेम्परेचर से या प्रेशर की हेल्प से जो एड्सॉर्ब हुआ है वो सब्सटेंस किसी रीजन, कोई भी रीजन है, उसकी वजह से अगर वो बाहर वापिस निकल गया तो इसे आपको बोलना है डिसॉर्प्शन। सो बच्चों, सॉर्प्शन यानी पहले होता है एड्सॉर्प्शन, सरफेस के अंदर होने के बाद धीरे 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 अगर वो डीप तक चला गया तो वो हो गया एब्सॉर्प्शन, दोनों साथ में हो गया तो उसे बोलते हैं सॉर्प्शन। कुछ रीजन से बाहर निकल गया तो वो हो गया डिसॉर्प्शन। अब जो चारकोल है वो एड्सोबेंट होता है, येलो कलर जो चारकोल पे बैठता है वो एड्सोबैट होता है। तो आई थिंक सारे वर्ड्स मैंने आज आपको सिखा दिए। मैं पीडीएफ भेज रही हूँ अभी इसकी। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा टॉपिक है मेरा जो मैं आज सिखाने वाली हूँ, एड्सॉर्प्शन इन एक्शन, या फिर आप इसको बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। यानी बच्चों आप सोचोगे मैडम हमारी डे टू डे लाइफ में हमें इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो हम वही समझाने वाले हैं कि आपकी लाइफ में आप उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे करते हो। तो वेट फॉर 1 मिनट ओनली। चलो स्टूडेंट, और नेक्स्ट टॉपिक एड्सॉर्प्शन इन एक्शन और एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो आपकी टेक्स्ट बुक में टॉपिक 5.1.6, तो ये जो टॉपिक है 5.1.6 ये वाला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन, और मतलब एक ही हुआ एड्सॉर्प्शन इन एक्शन। तो द फिनोमेना ऑफ एड्सॉर्प्शन फाइंड्स द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, प्रोडक्शन इन
हाई वैक्यूम। तो हाई वैक्यूम कैसे प्रोड्यूस किया जाता है कि समझो कि कोई भी, चलो मेरे पास एक पाइप है जिसमें मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, ग्लास पाइप है, मुझे इसमें मुझे प्रोड्यूस करना है वैक्यूम, यानी अंदर जितना एयर है वो एयर को मुझे बाहर खींचना है, ठीक है। तो मेरे पास वैक्यूम पंप होगा, अंदर का एयर मैंने वैक्यूम पंप से निकाल दिया, फिर भी मुझे लगता है कि अंदर थोड़ा बहुत एयर है, तो व्हाट कैन आई डू हियर कि भाई मुझे इसमें डालना है चारकोल का पीस। क्या डाल दूं मैं इसमें? चारकोल। तो थोड़ा बहुत एयर अगर बच गया है तो वो एयर इस चारकोल पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी बच्चों आप समझ गए कि व्हाट इज अवर फर्स्ट एप्लीकेशन। तो प्रोडक्शन इन हाई वैक्यूम, यानी द remaining traces of air can be absorbed by charcoal here from a vessel, and so we will have a high vacuum here. So आपको हाई वैक्यूम कैसे किया जाता है वो समझ में आ गया कि अगर कोई कंटेनर है, वैक्यूम पंप से भी आपने एयर निकाल दिया तो भी थोड़े बहुत ट्रेसिस एयर के अंदर बच गए हैं तो चारकोल डाल दो, तो जो भी थोड़ा बहुत एयर है वो चारकोल में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ड्यू टू दैट हाई वैक्यूम जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। चलो नेक्स्ट सेकेंड थिंग है गैस मास्क। मास्क का तो पहले कोई मार्केट ही नहीं था, अब आपको पता है ना गैस मास्क, तो बिना मास्क के ही तो कोई बाहर भी नहीं निकलता, और मास्क में भी नई नई फैशन अब तो आ गई। लेकिन ये गैस मास्क क्या है वो समझते हैं कि गैस मास्क अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। भाई हाँ, ओके, ये ऐसा मास्क है जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल भरा हुआ होता है। क्यों? तो अगर आप इंडस्ट्री में कोई काम करते हो और इंडस्ट्रीज के अंदर जो गैस जहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो ऐसी जगहों पे पॉइजनस गैस अगर कोई है, टॉक्सिक गैस है, आपको बार बार वो गैस जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो रूम में जाना है, वो एटमॉस्फेयर में जाना है, लेकिन वो गैस आपको इफेक्ट ना कर पाए, इसलिए जो मास्क पहनना होता है उस मास्क में एक्टिवेटेड चारकोल भर दिया जाता है ताकि वो जो पॉइजनस और टॉक्सिक गैस है वो ये एक्टिवेटेड चारकोल में एब्जॉर्ब हो जाए, जो आपको नुकसान न कर पाए। तो गैस मास्क किस लिए पहनते हैं यूजुअली? तो इट इज यूज फॉर ब्रीथिंग इन कोल माइंस टू एब्जॉर्ब पॉइजनस गैस। जो भी कोल माइंस है वो कोल माइंस के अंदर पॉइजनस गैसेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो वहीं पे ये एक्टिवेटेड चारकोल वाले मास्क डाले होते हैं। तो सेकेंड थिंग फॉर गैस मास्क। थर्ड एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। थर्ड एप्लीकेशन है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। बच्चों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। अगर इसको 2 मार्क्स में डाल दिया तो आपको ब्रैकेट में लिखा होगा कि गिव एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन
एनी 4, तो 4 मार्क्स में पूछ ले तो हमें 4 एप्लीकेशन लिखना है, 2 मार्क्स में पूछे तो, और 4 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो सारी एप्लीकेशन आपको लिखनी है। अगेन इट इज़ अ IMP क्वेश्चन फॉर यू, सो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। इसलिए ये मैं पूरा लिख रही हूँ, नहीं तो बता देती तो चलता, लेकिन अगर हम लिखेंगे तो हमारे माइंड सेट होंगे ये टॉपिक। तो प्रोडक्शन इन हाई वैक्यूम, फिर गैस मास्क जो है उसमें यूज होता है। थर्ड थिंग, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर, तो सिलिका एंड एल्यूमिना जेल, सिलिका जेल एंड एल्यूमिना जेल, एल्यूमिना एनहाइड्रस Al2O3, एल्यूमिना और सिलिका जेल, तो ये दोनों एक बेस्ट एड्जोबेंट है, वो बहुत अच्छे एड्जोबेंट है सिलिका जेल, एंड फॉर रिमूविंग मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। आपको पता है कि आप नया पर्स परचेज करने गए, या आप वाटर बॉटल या आप लंच बॉक्स परचेज करके लाते हो, तो लंच बॉक्स में, वाटर बॉटल में, पर्स में, कई दवाइयों के बॉटल में भी ऐसे सिंपल से छोटा सा एक बैग अंदर से निकलता है जिसमें कुछ भरा भरा सा होता है। तो वो बैग जब आपका खराब हो जाए तो उसको तोड़ देना, तो आपको देखने के लिए मिलेगा उसमें सिलिका जेल भरा होता है। क्यों? तो वाटर बॉटल जैसे जब हमको यूज़ नहीं करना है, अभी थोड़े दिन के लिए स्कूल में वैकेशन है, तो वैकेशन के दिनों में अगर मैं वाटर बॉटल यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मैंने ऐसे ही वाटर बॉटल को छोड़ दिया, तो मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, उसमें मैं ये डाल के रखूँगी सिलिका जेल वाला वो बैग, ताकि उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी का लेवल है, मॉइस्चर है पानी की वजह से, वो मॉइस्चर ये सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर ले तो बॉटल पूरा ड्राई हो जाएगा, तो अंदर जर्म्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो वो उसको जर्म फ्री रखने के लिए, मॉइस्चर फ्री रखने के लिए ये बैग पर्स में या फिर ड्रग्स के बॉटल में या फिर ये वाटर बॉटल में या हर ऐसे सब्सटेंस जिसको मॉइस्चर की इफेक्ट होती हो, तो उनके साथ ये बैग होता है सिलिका जेल का। और एल्यूमिना भी एक बेस्ट एड्जोबेंट है, वो उसको नेचुरल गॉड गिफ्ट है कि भाई तू सबको एब्जॉर्ब करा कर, और वो तो जब एब्जॉर्ब हमने एल्यूमिना पढ़ा था क्रोमेटोग्राफिक मेथड में। कौन से मेथड में हमने एल्यूमिना के बारे में पढ़ा था? क्रोमेटोग्राफिक मेथड में। स्टूडेंट्स चलो, स्टूडेंट क्रोमेटोग्राफिक मेथड में ऐसे ब्यूरेट के अंदर एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम बनता था, और उसमें क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में ये एल्यूमिना भरा होता था, और उसके अंदर आप ऐसा सॉल्यूशन डालो जिसके अंदर बहुत सारे जैसे कोबाल्ट, निकल, सबके आयन, सबका मिक्स सॉल्यूशन है, तो वो डिफरेंट रीजन में अलग अलग लोगों को एब्जॉर्ब करता था, और हमने ये सारे मिक्स सॉल्यूशन को एल्यूमिना की वजह से हम सेपरेट कर पाते थे। ये क्रोमेटोग्राफिक कॉलम जो है वो एल्यूमिना से बनता है। तो सिलिका जेल और एल्यूमिना दोनों ही बेस्ट एड्जॉर्बेंट है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सी है? रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। तो इसके लिए यूज होता है
एनिमल चारकोल। कौन सा सब्सटेंस इसके लिए यूज होता है बच्चों? एनिमल चारकोल, यानी एनिमल के जो बोन्स होते हैं ना, एनिमल की हड्डियाँ, उनको पाउडर करके जो चारकोल बनता है इसे एनिमल चारकोल बोलते हैं। और एनिमल चारकोल जो है वो कलर इम्प्योरिटी को रिमूव करता है। यानी जैसे शुगर इंडस्ट्री है तो येलो येलो शुगर अगर आपको वाइट शुगर में कन्वर्ट करना होता है तो उसे चारकोल से, एनिमल चारकोल से पास किया जाता है ताकि उसके अंदर की जो कलर इम्प्योरिटी है वो चारकोल में एब्जॉर्ब हो जाती है और सॉल्यूशन कलरलेस बन जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, तो वो है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। कौन सा? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जिसमें मैंने कल ही बात करी थी कि जैसे आप यूज करते हो कि H2 गैस ऑब्लिक निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तो ये मेटल सरफेसिस है और ये मेटल यानी ये कैटालिस्ट है। तो आपका कैटालिस्ट अगर सॉलिड है, कैटालिस्ट अगर कैसा है? सॉलिड, और वो सॉलिड कैटालिस्ट की सरफेस पे अगर गैस या तो आप लिक्विड रिएक्टेंट यूज करते हो तो रिएक्टेंट का फेज कैटालिस्ट के फेज से अगर अलग अलग है तो इसे बोला जाता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो ये मेटल की सरफेस पे गैस एब्जॉर्ब होने के बाद जो रिएक्शन होते हैं वैसे कैटालिसिस को क्या बोलोगे आप? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। जैसे बच्चों आपने अब तक पढ़ा होगा कि एमोनिया गैस का प्रिपरेशन है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2 अमोनिया गैस। अब इसमें ये वाला गैस, ये वाला भी गैस और उसका जो कैटालिस्ट है एमोनिया का वो Fe मेटल होता है, Fe सॉलिड, यानी आयरन की सरफेस पे आयरन सॉलिड मेटल की सरफेस पे ये दोनों गैस एब्जॉर्ब होते हैं तब जाके रिएक्शन होता है। तो ये भी एप्लीकेशन हुई हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की। अपने H2SO4 का प्रोडक्शन आपको याद रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन बाय कॉन्टैक्ट मेथड। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बाय कॉन्टैक्ट मेथड, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस 2SO2 प्लस O2 gives 2SO3 गैस, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, और उसका जो कैटालिस्ट है वो सॉलिड वेनेडियम पेंटॉक्साइड। वैसे भी ये चीज़ें आपको याद रखनी थी तो मैंने एग्जाम्पल में डाल ही दिए ताकि आपके डबल फायदे हो जाए, तो ये याद भी रखना है आपको। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड एक सॉलिड सब्सटेंस है जिसकी सरफेस पे ये दोनों गैस एब्जॉर्ब होते हैं, यानी उसकी एप्लीकेशन है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। चलो उसके अलावा अपने ये निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, यानी ये वाला प्रोसेस हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस भी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सेपरेशन ऑफ
इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन मिक्स हो गए हैं तो उनको सेपरेट कैसे किया जाता है? तो ड्यू टू द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय चारकोल। चारकोल जो है वो सारे गैस को इक्वल अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में एब्जॉर्ब कर पाता है। तो इसकी वजह से, यानी ये चारकोल क्यों यूज किया? तो रीजन कि ड्यू टू द डिफरेंस, ड्यू टू द, ध्यान से सुनना लिखना, ड्यू टू द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एब्सॉर्प्शन, ड्यू टू द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एब्सॉर्प्शन, यानी वो अपनी सरफेस पे इनर्ट गैसेस को एब्जॉर्ब करता है तो वो डिफरेंट गैस को डिफरेंट अमाउंट में और डिफरेंट ऑर्डर में, मैंने अभी सिलिका जेल की भी बात करी, तो सिलिका जेल का भी वैसा ही है कि ये सबके एब्सॉर्प्शन को इक्वल प्रायोरिटी नहीं देता है कि कुछ भी आए उसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाए। वो अलग अलग सब्सटेंस की एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग होती है और ये डिफरेंस की वजह से चारकोल, विद द हेल्प ऑफ चारकोल, इनर्ट गैसेस अगर मिक्स हो गए हैं तो उसे सेपरेट किया जाता है। आई थिंक उसे शायद दीवार मेथड बोलते हैं, दीवार मेथड। तो दीवार मेथड से इसे सेपरेट किया जा सकता है इन क्योरिंग डिसीज। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? इन क्योरिंग डिसीज। तो डिसीज के क्योरिंग में कैसे, तो मैं याद करवाऊं आपको कि जो फादर ऑफ केमोथेरेपी, फादर ऑफ केमोथेरेपी, तो हमने वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ये टॉपिक सीखा था। फादर ऑफ केमोथेरेपी कौन है? तो पॉल अर्लिच। तो पॉल अर्लिच अंकल ने क्या सोचा था कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, बैक्टीरिया की क्या सेल वॉल, तो बैक्टीरिया को देखने के लिए, वैसे बैक्टीरिया दिखते नहीं है, सेल दिखते नहीं है, तो सेल वॉल किसी भी, जैसे ऑनियन के सेल है जिसको हमें देखना है माइक्रोस्कोप में, तो ऑनियन सेल की जो बॉर्डर है उसको हम स्टेनर से स्टेन करते थे। और आपने अगर प्रैक्टिकल कभी खुद किया है तो ऑनियन सेल का जो पतला सा लेयर आता है उसे हम मिथिलीन ब्लू या तो सैफ्रेनिन में भिगो के रखते थे, ताकि मिथिलीन ब्लू और सैफ्रेनिन जैसे स्टेनर ये सेल वॉल की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते थे। उसकी वजह से ये कलरफुल बन जाता था और माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखता था। बस इसी फिनोमिना को पॉल अर्लिच ने यूज कर लिया कि उस स्टेनर में ड्रग को मिला दिया। जब स्टेनर ये सेल वॉल के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं तो स्टेनर के साथ साथ वो ड्रग्स भी अंदर एब्जॉर्ब हो गए और अंदर चले गए, तो बैक्टीरिया किल हो गए और बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज जो थे इससे हम बच गए, यानी इन क्योरिंग डिसीज। तो वो कैसे? तो क्या नंबर ऑफ ड्रग्स, a number of drugs are used to kill germs by getting absorbed ऑन देम। तो ये पॉल अर्लिच अंकल ने सिखाया था हमें कि स्टेनर के अंदर ड्रग को मिला लो, स्टेनर अंदर एब्जॉर्ब हो जाए तो उसके साथ साथ ड्रग अंदर चला जाए सेल वॉल को पेनिट्रेट करके, और फिर ये जर्म्स मर जाए और हमें प्रोटेक्शन मिल जाए। तो ये भी एब्सॉर्प्शन फिनोमिना हो गई। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फ्रोथ फ्लोटेशन।
फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हम सीखने वाले हैं मेटलर्जी चैप्टर में, बट आप लोगों ने 10th में वैसे भी ये मेथड सीखा हुआ है। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या किया था हम लोगों ने कि मेटल का पाउडर कर दिया था, उस मेटल के पाउडर में इम्प्योरिटी भी होती है क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट से निकलते हैं। तो मेटल पाउडर विथ इम्प्योरिटी, इम्प्योर मेटल पाउडर, उस पाउडर को हमने एक इमल्शन में डाला था। किस में डाला था? इमल्शन। इमल्शन बच्चों किसको बोलते हैं? ऑयल वाटर को। और इसमें हम मिक्स करते थे टर्पेंटाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल और वाटर के साथ। तो ऊपरी जो लेयर होता था वो ऑयल का रहता था, निचला जो लेयर था वो वाटर का रहता था। फिर होता क्या था कि मेटल पार्टिकल ऑयल से वेट होते थे, तो मेटल पार्टिकल इसमें डाल के उसको मिक्स करके उसमें फ्रोथ पैदा करते थे। तो सारे मेटल के पार्टिकल ऑयल में चले जाते थे और ये इम्प्योरिटीज़ जो है वो वाटर में आ जाती थी। तो मेटल और इम्प्योरिटीज़ को इमल्शन में हमने सेपरेट किया था, वो था फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड वैसे भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ यूनिट 6 में, लेकिन फिर भी आप 10th में पढ़ के आए हो कि इम्प्योर मेटल पाउडर को ऑयल वाटर इमल्शन में डालोगे तो मेटल पार्टिकल ऑयल में चले जाएंगे और डस्ट पार्टिकल वाटर में आ जाएंगे। तो ये एप्लीकेशन हुई एडसॉर्प्शन फिनोमेना की। फिर नेक्स्ट है एडसॉर्प्शन इंडिकेटर्स। एडसॉर्प्शन इंडिकेटर्स, तो यहां से बच्चों MCQ आ सकते हैं। क्या आ सकता है? MCQ। तो आपको याद रखना है एडसॉर्प्शन इंडिकेटर्स के नेम। कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर है जो एडसॉर्प्शन इंडिकेटर है? तो इयोसिन, और दूसरा है फ्लोरेसिन, FLUOR, फ्लोरेसिन और इयोसिन। फिर से ध्यान से देखो। इयोसिन और फ्लोरेसिन, तो ये दोनों क्या है? एडसॉर्प्शन इंडिकेटर इयोसिन और फ्लोरेसिन। बच्चों ये क्या करते हैं? तो इनकी सरफेस के ऊपर सिल्वर हैलाइड यानी AgBr या AgI या AgCl के जो प्रेसिपिटेट होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है ये। तो surface of certain precipitate such as silver halide have the property of absorbing some dyes like eosin, फ्लोरेसिन। ये PPTs है AgX के क्या है? प्रेसिपिटेट। जैसे समझो कि हैलोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन है, हैलाइड का सॉल्यूशन, इसमें आपने डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट, तो इसकी वजह से आपको मिलेंगे बहुत सारे प्रेसिपिटेट सिल्वर हैलाइड के। फिर आप ये इंडिकेटर इसमें डालोगे, ये इयोसिन और फ्लोरेसिन, तो वो इंडिकेटर को ये अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा। सिल्वर हैलाइड के पीपीटीज जो है वो ये दोनों इंडिकेटर्स को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करता है और ड्यू टू दैट प्रोड्यूसिंग अ कैरेक्टरिस्टिक कलर एट द एंड पॉइंट। और लास्ट में जब ये टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आता है तो वो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से अपना टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये है एडसॉर्प्शन इंडिकेटर्स। और दूसरा क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। मैंने वैसे भी ये चीज़ तो पहले ही बोल दी है कि क्रोमेटोग्राफिक में
क्रोमेटोग्राफिक ब्यूरेट आता है। मैंने 10th 11th में बहुत अच्छे से क्रोमेटोग्राफी डिटेल में सिखाया हुआ है। और इसमें क्रोमेटोग्राफिक कॉलम आता है और वो एल्यूमिना का होता है। और इसमें आप बहुत सारे जैसे अननोन नेगेटिव आयन का, पॉजिटिव आयन का, नेगेटिव आयन का, कोई भी एनायन का या कैटायन का मिक्स सॉल्यूशन इसमें डालोगे तो ये डिफरेंट जोन में, अलग अलग जोन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ताकि हम टोटल जो मिक्सचर है एनायन का या कैटायन का उसको इसमें सेपरेट कर सकते हैं। यह है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो स्टूडेंट्स, क्रोमेटोग्राफिक मेथड में ये एनालिटिकल और इंडस्ट्रियल फील्ड में यूज होता है। तो आज हमने खत्म कर लिया कि एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैकेनिज्म एंड टाइप पे। तो बाय बाय।